हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, starting your next lecture of aldehyde, ketone and carboxylic acid. In previous lecture I can told you about aldehyde, ketone, its properties, preparation and how to obtain aldehyde and ketone. Now today's topic, carboxylic acid, classification of carboxylic acid, nomenclature of carboxylic acid, preparation method of carboxylic acid, physical properties and chemical properties. कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि COOH, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये इसकी वैलेंसी फ्री है, तो R आपका कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये ग्रुप आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें आपका देखिए COOH होना चाहिए. R आपका क्या हो सकता है? कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है. देन हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन. जैसे आपने एल्डिहाइड, कीटोन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, वैसे ही आपकी बच्चों क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड की. अब एलिफेटिक है, अगर स्ट्रेट चेन है तो आपका क्या होता है? अगर एक भी आपकी कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक. यहाँ पे देखिए RCOH, R फॉर एनी एल्किल ग्रुप, मे बी H, मे बी CH3, मे बी C2H5, मे बी C3H7, कुछ भी हो सकता है. अगर SCOH है तो ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ, ये इसके कॉमन नेम है, ये आपका आयुपैक नेम नहीं है. दैट इज फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड. फिर मैंने आपको क्या किया, देखिए 3 कार्बन तो प्रोपियोनोइक एसिड, 4 कार्बन तो आपका ब्यूटेन होता है, उससे ब्यूटायरिक एसिड. देखिए आर मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी एल्किल हो सकता है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन हो सकता है. देन एरोमेटिक में मैंने आपको ये बताया हुआ है बच्चों कि आपकी बेंजीन रिंग एक होनी ही चाहिए. तो बेंजीन रिंग पे एक एसिड ग्रुप. अभी देखिए ए आ रहा है, आर फॉर मैंने आपको क्या बताया था कि मे बी ये एल्किल ग्रुप, एंड आर बिलोंग्स टू एलिफेटिक, एंड ए आर बिलोंग्स टू एरिल. एरिल मतलब कि आपकी कोई भी रिंग बेंजीन रिंग होनी ही होनी है, तो इट इज बेंजोइक एसिड. इसे बच्चों हम कहते हैं टोलिन. अब इस टोलिन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? एसिड, तो ऑर्थो टोलुइक एसिड. फिर ये क्या है? देखिए आपको पता है कि CH3COOH क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड है. यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या जोड़ दिया? एक अपनी बेंजीन रिंग जोड़ दी, तो क्या नाम हो गया? फेनिल. क्योंकि C6H6 को हम क्या कहते हैं बच्चों? बेंजीन. लेकिन C6H5 हमारा क्या हो गया? फेनिल. CC, ये फॉर्मूला आपका क्या है? फिर से लिख के बता रही हूँ. ये देखिए, अगर इसको मीन शॉर्ट लिखेंगे तो C6H5 CH2 COOH, तो नाम क्या हो गया? फेनिल एसिटिक एसिड. देन मोनो. मोनो वर्ड से ही बच्चों क्लियर है कि एक. अगर एक एसिड ग्रुप है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे देख लो, एक है एसिटिक एसिड, 4 कार्बन्स, ब्यूटारिक एसिड, एंड हमें बता चुकी हूँ आयुपैक में कि नॉर्मल चेन आपकी ब्रांच ना हो, एन हो तो उसे हम एन लिखे, या ब्यूटारिक एसिड भी लिख सकते हैं. ये एक है तो बेंजोइक एसिड. अब देखिए 1 2 3, आयुपैक भी बता रही हूँ बच्चों, तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजीन रिंग पे ये जुड़ा हुआ है. देन अगर 2 है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे बच्चों क्या होता है आपकी, देखिए 4 कार्बन की चेन है और 2 एसिड ग्रुप, इसे हम कहते हैं एडिपिक एसिड. और मैंने आपको बताया था कि ये आपको थैलिक एनहाइड्राइड, शायद मैंने बताया है या नहीं बताया, तो मैं बता देती हूँ कि अगर एक की बेंजीन रिंग पे आपके 2 COH ग्रुप हों तो इसे हम क्या कहते हैं? थैलिक. अगर यहीं से आप अगर वाटर ये देखिए निकाल सकते हैं तो आपको मिलता है थैलिक एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड का बच्चों मतलब क्या होता है? कि पानी निकल गया. तो अगर आपसे पूछा जाता है थैलिक एनहाइड्राइड, तो ये देखिए ये है आपके थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला. ये देखिए, ये मैंने H2O निकाला तो ये COO और ये O. फॉर्मूला टिपिकल नहीं होता है बच्चों, जो मैं बोल रही हूँ स्ट्रक्चर थैलिक एनहाइड्राइड. ठीक है. ट्राई है तो अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ये देखिए 3 है, तो ये देखिए आपके 3 है, तो ये देखिए 1 2 3 है, और इसमें OH प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड. देन नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर तो बच्चों आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से एक रिवीजन के लिए आप कर दीजिए कि अब मैं एक नॉर्मल आपको बता रही हूँ
कॉमन, जैसे कि आपको बताया है कि अगर फंक्शनल ग्रुप से बड़े बगल वाले कार्बन को, जस्ट एडजेसेंट कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा। अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा, देन बीटा से जुड़ा कार्बन अल्फा, गामा और गामा के आगे बच्चों डेल्टा होता है, जो कि आपको उतना जानने की नीड नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो कभी कभी ऐसे करके दिया रहता है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो आप ये अपने माइंड में बच्चों ये सेट कर लो कि फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन हमारा क्या होता है, अल्फा। तो इस अल्फा पे देखिए बच्चों क्या, हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। देन कुछ एग्जाम्पल से देख लीजिए बच्चों। 1 2 2 पे आपका क्या है, NH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, अमाइनो, तो 2 अमाइनो, 3 कार्बन की चेन, तो प्रोपियोनिक एसिड। फिर क्या है 2 पे देखिए, वहाँ पे हम अल्फा बीटा, कभी कभी ऐसे भी जनरल नाम आते हैं कि कॉमन नेम दे दीजिए, तो कॉमन नेम में बच्चों हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा करके कर सकते हैं, लेकिन IUPAC में हम नंबरिंग करके। 2 पे देखिए क्या है बच्चों, प्रीफिक्स आपका आएगा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें ये देखना है, पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, हैं? COH का प्रायोरिटी ऑर्डर में COH ऊपर है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी। देन ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो 4 पे बच्चों क्या है, कीटो, पेंटानोइक, 5 कार्बन की चेन होगी, पेंटानोइक एसिड। देन अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो बच्चों, तो ये देखिए 2 कार्बन में आपको पता है एथ होता है, तो एथेन, ये ई बच्चों हटा देना क्योंकि ये बुक की पिक्चर्स है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ई आप हटा देते हैं और स्मॉल से लिखते हैं, तो एथेन 1 2 डाइकोइक एसिड। यहाँ पे भी देखिए 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन हो गया, 1 4 डाइओइक एसिड, ठीक है। देन यहाँ पे भी आप आओगे, तो देखिए आप नंबरिंग करने पे हम क्या करते हैं बच्चों, पहले ये देखिए, ये इसको आप ऐसे करके देखेंगे, तो ये देखिए 1 2 3 4। आपको क्या करना है, वो जो आपका रूल मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं और ये भी देखते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप भी उसमें आ रहा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, ये बेंजोइक एसिड है। फिर यहाँ पे देखिए कि 3rd पोजीशन पे आपका क्या ऐड हुआ है, क्लोरो, ठीक है, तो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखिए 4th पोजीशन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो, तो अमीनो बेंजोइक एसिड। और ये आपकी क्या पोजीशन है बच्चों, ये पैरा है, ये आपको पता है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा और ये पैरा होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रिपरेशन की तरफ। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करने के लिए मैंने बताया था कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है बच्चों, एथेनॉल, अल्कोहल से पहले ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये देख लीजिए कि यहाँ आपका क्या है, ये H और ये H2 वाटर निकल गया, तो एल्डिहाइड बन गया। फिर आप एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करोगे, तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ ऐड हो जाएगी और आपका क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रॉम नाइट्राइल से। अब आपका नाइट्राइल्स क्या है कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐड होते हैं, या हाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो बच्चों ये देखिए 2H पहले वाटर मॉलिक्यूल का, O यहाँ, फिर 2H, तो ये NH4 हो गया, और ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये H+ आयन भी होता है बच्चों, तो ये आपका क्या बना लेगा, एसिड। फिर यहाँ पे भी देखिए सेम है कि ये आपका इसके साथ भी आपका NH4+ निकलेगा बच्चों, और CH3COOH, ये 2H2O वाटर मॉलिक्यूल के होंगे। देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों क्या होता है आपका, RMgX, मैंने आपको कहा ये आपका RCH3 ले लो, या ये देखिए बेंजीन रिंग नहीं है, ये फेनिल है, बेंजीन रिंग पे एक वैलेंसी पे MgBr ऐड हो गया है। तो फिर आपका कैसे होता है कि सपोज आपको पता है बच्चों कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और RMgX में ये नेगेटिव होता है और ये स्पीशीज पॉजिटिव होती है। ये बॉन्ड टूटा बच्चों, तो इस पे नेगेटिव आया और इस पे पॉजिटिव आया, तो ये R आपका यहाँ ऐड हो गया, और ये MgS इस ऑक्सीजन के साथ सेम एज, देखिए यहाँ पे CH3 को आप R मान लीजिए, तो ये C पे क्या हो गया, CH3, ये R ऐड हो गया यहाँ पे,
R ऐड हो गया और O के साथ आपका MgX। अगर बच्चों हम इसे R मान लें, ठीक है, इसे हमने R कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। तो H इधर ऐड कर दीजिए और वाटर का OH इधर, तो ये क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस MgBrOH। तो ये देखिए R, पहले वाले में R आपका क्या था, CH3, तो ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। यहाँ पे बच्चों R आपका क्या है, फेनिल या C6H5, तो क्या बनेगा, C6H5COOH, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ईजी है, जो मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि गिग्नार्ड रिएजेंट चेंज होगा तो एसिड में उसकी रिएक्शन बदल जाएगी, एल्डिहाइड में बदल जाएगी, ऐसा नहीं है बच्चों। आपको बस वो जो इसका क्या कहते हैं मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म पकड़ना है कि RMgX पे R आपका क्या है, उस पर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। फिर आप अगर उसको देख लोगे कि आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहाँ है और एडिशन हमें जहाँ कहा रहे हैं वो ऐसी कौन सी साइट है जहाँ हमें नेगेटिव ऐड करना है और कहाँ हमें बच्चों पॉजिटिव ऐड करना है, तो रिएक्शन समझनी है, ये नहीं कि रटनी है। ये प्रोडक्ट बनेगा, हमें देखना है कि कैसे बॉन्ड टूटेगा और हमारा जो रिएजेंट है या रिएक्टेंट है वो ऐड होगा। देन फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर एसिड एंड अल्कोहल जब मिलते हैं तो एस्टर बनाते हैं, और अगर एस्टर से एसिड और अल्कोहल चाहिए तो किसी भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिशन। ये बॉन्ड यहाँ से तोड़िए, वाटर का H यहाँ ऐड कर दीजिए, OH यहाँ, तो ये देखिए एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड मिला, एथिल अल्कोहल और एथेनॉल। यहाँ पे अगर R की जगह आपका फेनिल हो जाए, उससे बड़ी C12 की रिंग हो जाए, तो सिंपल आपकी मैकेनिज्म जो है कि बॉन्ड तोड़िए एस्टर का और आपको हाइड्रोलिसिस करनी है और एडिशन ऑफ क्या करिए, वाटर कर दीजिए बच्चों, और यहाँ OH कर दिया, तो ये बेंजोइक एसिड एंड मेथेनॉल। देन 113 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। अब ये सपोज ये बच्चों ये क्लोरोफॉर्म है, उसकी आप KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये 3K है, 3Cl पूरे निकाल दो। जहाँ जहाँ बच्चों आपने Cl निकाला वहाँ वहाँ आप क्या कर दोगे, OH ऐड कर दोगे KOH का। मैंने आपको बताया था शायद कि एक कार्बन पे कभी भी 3 OH फंक्शनल ग्रुप नहीं रह सकते, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना करके निकल जाते हैं। तो बचा क्या बच्चों, फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड की अगर आप KOH से रिएक्शन कराओगे तो इसका OH और H पानी बना लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका HCOOK। आप इसकी मैकेनिज्म बहुत इजी है, यहाँ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बस यही है कि क्लोरोफॉर्म के तीनों Cl को KCl से रिप्लेस करिए, OH Cl की जगह ऐड करिए। किसी भी कार्बन पे कभी भी इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई भी आपका कार्बन 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप रहे, वो अनस्टेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा। देन प्रोडक्ट आप बना दीजिए। देन हम कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम एल्कीन में। अब एल्कीन में बच्चों क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से तोड़िए, तो किसी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव कर दीजिए। अब आपका वाटर क्या है, H और OH। अब इस H को यहाँ ऐड कर दीजिए, तो देखिए ये CH3 हो गया, ठीक है। अब COOH अब यहाँ ऐड कर दिए तो क्या मिल गया आपको, प्रोपेनोइक एसिड। इस रिएक्शन को बच्चों कहते हैं कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन। ये क्या होती है, H3PO4 की प्रेजेंस में प्रेशर क्या होता है, 573 टू 673 केल्विन, ठीक है। अब दूसरा नीचे इसका एग्जाम्पल भी दिया है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे भी यही हुआ कि इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, तो इसका एक H यहाँ जुड़ गया, तो ये CH3 हो गया, और इस CH के साथ CO और जो OH का है ये जोड़ दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, IPC 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। फिर हम आते हैं बच्चों एसिल हैलाइड से। मैंने आपको कहा था RCOCl, COCl आपका क्या है, एसिल, ठीक है, एसिल हैलाइड है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, वही है कि हमें रिएक्शन पे बस जो ऑर्गेनिक है, हाइड्रोलिसिस, अमोनिया का एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, यही करना है हमें। तो अब इसका आप क्या कर रहे हो बच्चों, हाइड्रेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये HCl निकल गया और वाटर का ये RCOOH। अब आपका क्या, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड,
आपका क्या था कि एसिड, 2 एसिड ले लीजिए, 2 बेंजोइक एसिड लीजिए और उसमें से पानी निकाल दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए, ये आपका क्या है बच्चों, बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करो, तो यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक करो तो पानी का H यहाँ जोड़ दो और OH यहाँ जोड़ दी, तो देखिए क्या, C6H5COH, C6H5COOH, तो 2 आपके क्या बन गए, बेंजोइक एसिड। फिर यहाँ पे देखिए, ये आपका ये एनहाइड्राइड है, ठीक है, एक इसमें से आपने क्या लिया, बेंजोइक एसिड, और एक अगर आप CH3 एसिटिक एसिड, इनको जब आपस में डिहाइड्रेशन, वाटर निकाल दो, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजील एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इसी का क्या करो, हाइड्रोलिसिस करो, तो देखो H यहाँ जोड़ दीजिए, OH यहाँ, तो देखिए एक आपका क्या बन गया, एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। रिएक्शन इज नॉट टिपिकल, ईजी है, सिर्फ समझिए कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। ये बता दिया मैंने कि KMnO4 की प्रेजेंस में ऑलवेज ऑक्सीडेशन होना ही होना है। तो ये देखिए CH3 है, तो इससे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे ये ऑक्सीजन ले लिया, ये आप मत देखो KOH, ठीक है। तो आप ये क्या करोगे कि जब आप पहले क्या करोगे कि ये H2O निकल गया, ठीक है, तो पहले इससे क्या बन गया। अब आप देखिए कि अगर आप वाटर अब ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो ये देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, 3 ऑक्सीजन आप लोगे, तो 1 ऑक्सीजन तो H2O निकाल देगा। फिर से देखिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, 3 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन पानी निकाल देगा। तो यहाँ बच्चों कितने हाइड्रोजन रह गए, 1 रह गया, और 2 ऑक्सीजन इधर रह गए, तो वो ऐड होके देखिए क्या बना लेंगे, बेंजोइक एसिड। देखिए ये CH3 है, ठीक है, इससे H2 निकाल दीजिए और 1 ऑक्सीजन, H2O निकल गया, तो ये CH रह गया। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ रह गए, इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजोइक एसिड, ठीक है। देन अब स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। आपको पता है कि ये 9 कार्बन तक कोई भी अगर आपका एसिड होगा तो 9 कार्बन तक वो क्या होगा, कलरलेस होगा। आपने देखा होगा एसिटिक एसिड, जो अब विनेगर होता है, जो सिरका होता है, उसमें क्या कलर होता है, क्या कलर नहीं होता है, और अनप्लीसेंट सी स्मेल होती है मतलब। और ये वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, जैसे मोम होता है, अगर आप उसको सॉलिड फॉर्म में देखोगे तो ये वैक्स की तरह होते हैं, आप इसे छुओगे तो वैक्स की तरह चिकने चिकने से लगते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हो बच्चों सॉलिबिलिटी की। सॉलिबिलिटी हम किस में देखते हैं, वाटर में देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर स्मॉलर है, अगर आपका जो एल्किल ग्रुप है R जो जुड़ा हुआ है, अगर वो सिर्फ 5 कार्बन तक है, कहने की C5 तक है, तो ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, 6 7 8 9 हो जाते हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों, आपको पता है कि ये जो R ग्रुप है एसिड का, ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका ये देखिए बच्चों, ये एसिड है और ये वाटर है, इसके साथ में ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ये बनाता है तो ये R को अपने साथ बॉन्ड किए रहता है, बांधे रहता है जिसे कहते हैं, जिससे कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे ही ये चेन बढ़ती जाती है, और ये जो चेन है ये वाटर के लिए, इसके साथ इसका जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक है, अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपेल करती है, हाइड्रोफोबिक, फोबिया है, पानी के साथ बॉन्ड नहीं। तो फिर वाटर के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि अगर चेन बड़ी हो जाए तो उसको बांधे रखे। तो क्या हो जाता है कि ये जो जैसे जैसे चेन बनती है वैसे वैसे फिर ये R अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी वाटर में घटती जाती है 5 कार्बन तक। ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि आपका 5 कार्बन तक अप टू स्मॉलर कार्बोक्सिलिक है तो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज़ करेगा ये डिक्रीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका हाइड्रोफिल नेचर ऑफ, देखिए ये बढ़ गया, एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है, इसके साथ ये टेंडेंसी है कि वाटर के साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है, लेकिन चेन जितनी बढ़ती तो इतनी टेंडेंसी नहीं रह जाती कि इतनी बड़ी चेन को ये बांधे रखे, बॉन्ड कर रखे। तो ये क्या हो जाता है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती जाती है। फिर बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है कि ये बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होता है, क्योंकि ये जितने भी आपके एसिड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो जैसे से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा देना पड़ेगा। और डाइमराइजेशन देखिए,
दो मॉलिक्यूल जुड़ के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल अगर जुड़ के तो उसे डाइमर कहते हैं। तो जो एक्सपेक्ट हम करते हैं उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। देन केमिकल प्रॉपर्टी, वो तो बहुत इजी है। कहने का मतलब है कि एसिडिक नेचर, आपको पता है कि सिंपल जो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन देता है आपका कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसे हम एसिड कहेंगे कि ईजिली डोनेट हाइड्रोजन आयन, तो अगर एसिड देखिए यहाँ ईजिली हाइड्रोजन आयन देकर हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, ये भी डेफिनेशंस में था, हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो इट्स बिहेव लाइक अ एसिड। ठीक है, नाम से तो क्लियर है, लेकिन हर नाम के पीछे रीज़न होता है। जैसे मेरा नाम है तो तनु, तो मेरे नाम का मतलब है बच्चों बॉडी, शरीर। तो उसी तरीके से आपका क्या है कि अगर ये क्या है, और तनु डाइल्यूट भी होता है। डाइल्यूट कहने का मतलब है कि बहुत ही, एक तरीके से ये अपनी तारीफ नहीं है, लेकिन आप डाइल्यूट का मतलब समझ लीजिए कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, यानी आप हायर कंसंट्रेशन नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे देखिए अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो एसिड है। अब आपका कैसे कहते हैं, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए ऐसा भी तो कर सकते, ये देखिए हमारा एसिड है, एसिड है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ ले जाएं तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, और इस वाले बॉन्ड को अगर यहाँ ले जाएं तो ये पॉजिटिव, और इसका जो इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाए और इस पर नेगेटिव आ गए। कहने का मतलब है कि ये देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। यहाँ पे भी आप सिंपली देख सकते हो कि ये देखिए ये RCO इस पर नेगेटिव आया, फिर से आप कर सकते हो, फिर क्या कर रहे हो आप हाइड्रोजन को निकालोगे। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बच्चों H+ के निकलता है फॉर्म में, तो यानी इस इलेक्ट्रॉन को उसने इस पे दे दिया, तो ये जब दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो ईजिली क्या करता है, ईजिली हाइड्रोजन आयन देता है, तो वो दे करके क्या बनाता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर इनका होता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहे हैं ईजिली मतलब दे सकते हैं हाइड्रोजन को, ईजिली अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये ईजिली हाइड्रोजन को दे सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एसिड है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर मैंने अभी बता दिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है बच्चों। अब आपका क्या है कि +I और -I, जो कि अगर आपका ये आपका एसिड ग्रुप है, ठीक है, मैंने आपको बताया था रखा था जो R है, जितने भी आपके एल्किल ग्रुप हैं वो +I होते हैं। +I होने का मतलब बच्चों क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिससे जुड़े हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो जब ये देखिए ये आपका एसिड है, हमें क्या करना है, अगर हमें हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है तो कहने का मतलब ये कि ईजिली रिमूवेबल होना चाहिए, इतना अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करता है कि अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव आया था बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, तो हाइड्रोजन इसलिए निकल जाता था। लेकिन जब ये पॉजिटिव आया तो जो +I है इसे और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, बॉन्डेड जो होता है, बॉन्ड जो आपका बना वो स्ट्रॉन्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन ईजिली मतलब क्या अवेलेबल है ही नहीं है, बॉन्ड लूज हो ही नहीं रहा है, तो कैसे हाइड्रोजन निकालेगा। तो क्या होता है कि अगर आपका R+I ग्रुप अगर इंक्रीज करता है, बड़ा होता है, क्योंकि टेंडेंसी क्या होती है इस कार्बन को और इलेक्ट्रॉन देने की होती है, तो ये जो बॉन्ड होता है वो क्या करता है, लूज हो ही नहीं पाता, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जब बढ़ जाएगी तो निकालना हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अगर +I ग्रुप है तो एसिडिटी क्या होगी आपकी, एसिड करेक्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप इट रिपल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। अगर ये +I है तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या करता है, जो यहाँ से इसको देना होता है वो उसे रिपेल करता है। इनके बीच में क्या होता है, ये देखिए लिखा है कि इट रिपेल्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द, जो इसके बीच में जाना है उसे क्या करता है, रिपल करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो +I ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दिए जा रहा है। तो दिस इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बन ग्रुप। इस पे देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जो कि OH इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे देखिए क्या है, R ग्रुप बढ़ता जा रहा है, अगर R ग्रुप बढ़ जाएगा तो आपकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर -I है, सिंपली आप ये सोचो बच्चों कि अगर -I ग्रुप जुड़ा है और ये आपका एसिड ग्रुप है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इससे क्या करता है, ले लेता है, तो ले लेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये इससे ले लेगा
तो ईजिली क्या होगा, हाइड्रोजन आपका ईजिली निकल जाएगा। तो जब हाइड्रोजन आयन ईजिली दे रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करेगी। देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन in present in the chain attached to carboxyl group, it exert minus I effect and withdraws electron from the, इस कार्बन से क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है, एज ए वेल एज फ्रॉम द, मैंने क्या ना, इससे ये ले रहा है तो इससे, इस ऑक्सीजन से ये ले रहा है, तो दिस डिक्रीज, डिड डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज द, इस ऑक्सीजन पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, देखिए डिक्रीज कर गई। जब डिक्रीज कर गई तो ये इजीली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो माइनस आई ग्रुप की प्रेजेंस में एसिड कैरेक्टर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। अब एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ये देखिए बच्चों, ये सारे प्लस आई हैं, तो देखिए प्लस आई ग्रुप जैसे जैसे आपका क्या है, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और देगा उस कार्बन को, तो हाइड्रोजन का जो निकलना होगा वो मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि ये एसिड ग्रुप आपका प्रेजेंट है तो इसकी ज़्यादा होगी, एक भी अगर प्लस आई आपका जुड़ गया तो वो उसके एसिड कैरेक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये OH है, ये आपका OH है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एसिड कैरेक्टर को देखिए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर आप आते हो कि अगर आप कंपैरिजन ऑफ फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं आप ये कहूँ कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जो फिनॉक्साइड दिख रहा है, इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, इसका ज़्यादा होगा। लेकिन आप ये देखो कि जब आपने कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो ये देखिए कि ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है और वो डीलोकलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर जिस पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है वो आपका क्या है, कार्बन है। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये देखिए आप कि यहाँ पे जो इस जिस ऑक्सीजन पे वो एक ही इलेक्ट्रॉन तक ही लोकलाइज्ड है, पूरी रिंग पे नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव आ रहा है, इस पे भी। यहाँ पे देखिए अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बच्चों यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला जाए, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से देख लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए यही तो है आपका, ठीक है, और एक आपका ये है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ दो तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर के बच्चों क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पे, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए आपका क्या होता है कि कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू फिनॉल। फिर क्या है, रिएक्शंस आ गई, बहुत ही इजी है कि मेटल के साथ अगर रिएक्शन होगी तो ये H निकल जाएगा और यहाँ पे N आ जाएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट। फिर NaOH के साथ रिएक्शन है तो ये H और OH पानी निकाल देगा, बाकी RCONA ये जुड़ जाएगा। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ है, सिमिलरली वही ये CO2 बना लेगा और फिर वही RCONA और एक H2O और एक आपका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ देखिए एल्कलीज के साथ में है, एल्कलीज आपका ये एसिड और ये NaOH, सिंपल वही ये H और ये OH पानी निकाल दिया और सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बेंजोइक एसिड है और NaOH, ये H और OH पानी बना लिया और सोडियम बेंजोएट बन गया। फिर देखिए ये रिएक्शन बताई है अभी, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, RCONA बनेगा, CO2 निकल जाएगा और ये पानी बना के ये H, क्योंकि दो RCOH है तो पानी निकाल देगा, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ है तो फिर वही RCONA बनेगा, CO2 और H2O बनेगा। आपको पता है कि बच्चों जो भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था बार कोड कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग आपका क्या है, OH ग्रुप ऑफ द कार्बोनिल। मैंने आपको कहा था कि दो, इस पे क्या है, RCOH है, तो एक रिएक्शन आपकी OH ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी और एक CO कार्बोनिल के अकॉर्डिंग। तो आज हम ये शुरू कर रहे हैं OH के अकॉर्डिंग, तो जो भी रिएक्शन होगी वो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, देख रहे हो बच्चों, यहाँ से टूटेगा क्योंकि ये OH की है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि RCOOH है और आपको PCl5 ऐड करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे इसका एक Cl आ गया, ठीक है, और आप ये करके देखो कि एक Cl
यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ पे पी 3Cl ये, तो POCl3 RCOCl और HCl। ये रिएक्शन बच्चों में प्रीवियस में आपको बता चुकी हूँ। फिर ये देख लीजिएगा PCl3 के साथ में है तो RCO और एक आपका ये यहाँ से देखिए RCOCl हो गया और आपका क्या बन जाएगा H3, क्योंकि 3 है H3PO3 बन जाएगा। फिर SOCl2 के साथ भी ऐसा था क्योंकि OH की है बच्चों, तो ये RCOCl और ये देखिए SO, ये SO2 हो गया बच्चों और एक HCl। ऐसे करके देख लो, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो रही हो तो ये देखिए ऐसे करिए, ठीक है। SO2, ठीक है। तो ये SO यहाँ जोड़ दिए तो ये देखिए SO2 निकल गया, एक Cl यहाँ जोड़ दीजिए, अब एक Cl ये रह गया तो ये देखिए आपका HCl निकल गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में मैं आपको इसके आगे की रिएक्शन एक्सप्लेन करूँगी। अगर इस यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर से आप ये पूछ लीजिएगा, मुझे लगता नहीं है क्योंकि रिएक्शन सारी प्रीवियस की हैं और रिवाइज हो रही है, ठीक है बच्चों। देन थैंक यू।